पार्लियामेंट में खड़े हो गए एक बेहुद्दा आदमी, एक पागल, एक जाहिल जलील आदमी, रामजी लाल सुमन कैसा आदमी जिसे इतिहास की जानकारी नहीं है, वो ऐसे शब्द कहते हैं राणा सांगा गद्दारों की औलाद। उसने किसे कहा? राजपूत समाज को थोड़ा ही कहा, उसने सर्व समाज को कहा। राजपूत समाज की मुगलों के साथ रिश्तेदारियां थी। एक राजा अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए या अपने ताकत बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है। स्वागत है साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मेरे साथ इस वक्त ठाकुर समाज के कुछ लोग मौजूद हैं और जिनको आप बार बार देखते हैं, ठाकुर उग्र सिंह चौहान, शामली शामला के पूर्व प्रधान। अभी लोकसभा राज्यसभा के अंदर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने एक विवादित बयान दिया है जिस पर ठाकुर समाज काफी उग्र दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि आप बाबर और औरंगजेब का तो जिक्र करते हैं लेकिन राणा सांगा की बात नहीं करते। उन्होंने जो है राणा सांगा को गद्दार बताया, जो बात राजपूत समाज को काफी खल रही है और जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आगरा के अंदर रामजी लाल सुमन के घर पर करणी सेना, जो राजपूतों का एक संगठन है, उन्होंने रामजी लाल सुमन के घर पर धावा बोला और बुलडोजर लेकर के पहुंच गए। वहां पर काफी हंगामा हुआ और काफी विवाद बढ़ा। आखिर राजपूत समाज के लोगों का क्या कहना है इस पूरे घटनाक्रम पर? ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो नमस्कार भाई साहब। ये जो पूरा प्रकरण है राणा सांगा को लेकर, रामजी लाल सुमन ने जो कहा है, और काफी लोग इससे इत्तेफाक भी रख रहे हैं और ठाकुर समाज जो है इसको अपनी प्रतिष्ठा का सवाल मान करके कि भाई राणा सांगा तो बहुत उनके बारे में बहुत गलत कहा। क्या कहेंगे? नहीं, क्या आप इसे ये मानते होगी राणा सांगा मात्र राजपूतों के ही नेता थे? ये राजपूतों के महापुरुष थे। राणा सांगा तो सर्व समाज के थे। भारत को एकीकरण करने में महाराणा प्रताप का कितना योगदान रहा, और उनके महाराणा प्रताप के दादा थे, उनके बाबा उदय सिंह के पिताजी महाराणा सांगा थे। राणा सांगा ने अपने जीवन में 100 युद्ध लड़े। उस टाइम पे युद्ध लड़े उन्होंने जब देश छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, बटा हुआ था। राणा सांगा के साथ में लड़ने वाले, कंधे से कंधा मिला के लड़ने वाले, तो उसमें भील भी थे, मीणे भी थे, मुसलमान भी थे, जाट भी थे, गुज्जर भी थे। तो अगर पार्लियामेंट में खड़े हो गए एक बेहुद्दा आदमी, एक पागल, एक जाहिल जलील आदमी, रामजी लाल सुमन कैसा आदमी जिसे इतिहास की जानकारी नहीं है, वो ऐसे शब्द कहते हैं राणा सांगा गद्दारों की औलाद। उसने किसे कहा? राजपूत समाज को थोड़ा ही कहा, उसने सर्व समाज को कहा। जो भी राष्ट्रवादी लोग होंगे, जिसकी रगों में जरा सा भी राष्ट्रवाद होगा, वो चाहे राजपूत हो या राजपूत से अलग हो, उस टाइम पे भाई साहब राजपूत और गैर राजपूत वाली बात ही नहीं थी। मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊं, इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है। एक बार जब इब्राहिम लोदी से युद्ध का समय आया 1526 में पानीपत के मैदान में, बाबर जब लड़ने के लिए आया तो हसन खां मेवाती, जो वहां का राजा था मेवात का, इब्राहिम लोदी ने हसन खां मेवाती को कहा कि मेरी तरफ से युद्ध लड़। उसने मना कर दिया था। 1527 में खंडवा के मैदान में जब युद्ध हुआ राणा सांगा के साथ, तो उसमें हसन खां मेवाती राणा सांगा के साथ था। अपमान किसका? मुसलमान का भी है। हसन खां मेवाती तो मुसलमान थे। लेकिन सवाल यही तो हो गया ना, मुसलमानों का नाता बाबर से जोड़ते हैं और बाबर को बुलाया राणा सांगा ने। मुसलमान का बाबर से क्या लेना देना भाई? मुसलमान तो आप भी हैं। तो कहा ना रामजी लाल सुमन ने गलत कहा ना। उसने तो राणा सांगा की गद्दारों की औलाद बता दिया। यानी राणा सांगा गद्दार था या फिर हम गद्दार हैं? रामजी लाल सुमन देश राष्ट्रवादी है। राणा सांगा ने अपने मुगलों को लेकर कौन आया भारत में? मुगलों को लेकर राणा सांगा थोड़ा ही आया। कोई भी बाबरनामा किसने लिखवाई? बाबर ने। तो बाबर के जो चाटुकारी लोग बाग थे, उन्होंने बाबरनामा लिख दिया। बाबरनामा के अलावा आप दुनिया भर के राइटर, आप ये क्या डॉक्टर मजूमदार रहे, आप ये ओझाजी रहे, आपके राजस्थान की हिस्ट्री रही, और दुनिया भर का आपका इतिहास है। कहीं किसी और में क्यों नहीं झलकती ये बात? केवल एक जगह बाबरनामा में अगर ये आ रहा तो उसने तो अपने आप लिखवाया होगा। बाबरनामा लिखते हुए तो 18 साल का अध्याय भी साइलेंट है। भाई साहब, बाबर को लेके कौन आया था? बाबर बहुत बड़ा आदमी नहीं था। फरगना के शासक उसके पिताजी हुआ करते थे। उसने छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ने के बावजूद उस समय पे बारूद का आविष्कार हो गया था, और बारूद उसके पास तोप थी। अफगानिस्तान में बाबर था और दिल्ली पे
शासन जो था वो इब्राहिम लोदी का था। इब्राहिम लोदी बहुत बड़े पूरे भारत का कोई राजा नहीं था, आगरा और दिल्ली दो जगह का तो राजा था। उसके दरबार के दरबारी इब्राहिम लोदी से दुखी थे। उसी का चाचा आलम खान लोदी उससे परेशान था कि इसे किसी भी तरीके से दिल्ली से हटाया जाए। और इसी का भतीजा, इब्राहिम लोदी का भतीजा दौलत खान लोदी, जो पंजाब के गवर्नर हुआ करते थे, वो चाहते थे भी किसी भी तरीके से इब्राहिम लोदी को हटाया जाए। इब्राहिम लोदी को के साथ युद्ध करने के लिए कि इसे हटा के दिल्ली की गद्दी पे आप अपना अधिकार जमा लो, ये सारा षड्यंत्र रचा था दौलत खान लोदी ने। उन्होंने उसे बुलाया था। मेरी समझ में ये बात नहीं आई, जिस आदमी को इब्राहिम लोदी को खतौली के युद्ध में राणा सांगा हरा रहे, उस आदमी को धौलपुर के युद्ध में राणा सांगा हरा रहे। इब्राहिम लोदी फिर कितना बड़ा आदमी हो गया था कि जिस आदमी को राणा सांगा ने पहले 2 बार युद्ध में हरा दिया और उसे हराने के लिए बाबर की जरूरत पड़ी हो, उस बाबर की जिसे उससे पहले भी उसने हरा दिया। तो भारतीय मुसलमान बाबर की औलाद है? नहीं है। औरंगजेब की? नहीं है। की? नहीं है। इनकी औलाद कहां से आ गई? ये तो विषय फिर बदल जाएगा। राजपूत समाज की मुगलों के साथ रिश्तेदारियां थी। एक राजा अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए या अपने ताकत बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है। एक एक आदमी ने कई कई रानियां रखी, उनके घर में कई कई पत्नियां रही, तो उनमें संभवतः कोई किसी जाति की हुई, कोई किसी जाति की हुई। इसका क्या लेना देना इस चीज से हुआ? राजपूतों के घरों में भी तो बहुत सारी मुगलों की लड़कियां थी। महाराणा प्रताप के लड़के अमर सिंह के खुद अकबर की लड़की थी। यानी कि आपस में रिश्तेदारियां थी मुगलों की और राजपूतों की। उससे पहले भी रही लोगों की, जब इस्लाम नहीं था भारत में, उससे पहले भी थी। ब्राह्मणों और राजपूतों की रिश्तेदारियां रही, जाटों के साथ रिश्तेदारियां रही, गुजरों के साथ रिश्तेदारियां रही। ग्वालियर के राजा मान सिंह की पत्नी मृगनयनी पर जिसपे भगवती चरण वर्मा ने इतना बड़ा उपन्यास लिख दिया, वो कौन थी? उससे पहले भी तो हुई, ईसाइयों में भी थी, विदेशों में भी भारतीय लोग भाग गए। तो यही तो कह रहे थे ना रामलाल सुमन और उनके जैसे लोग कि भाई इन लोगों की तो रिश्तेदारियां थी और ये फिर मुसलमानों को और दूसरों लोगों को जो है मुगलों से जोड़ते हैं, औरंगजेब से जोड़ते हैं। नहीं, गलत बोल दिया। कहना भी तो यही था ना। नहीं, गलत बोल दिया ना। कुछ गद्दार उन्होंने राणा सांगा गद्दार की औलाद कह दिया उन्होंने। तो राणा सांगा गद्दार था क्या? कौन सी गद्दारी करी उन्होंने? अपने देश में रह के उन्होंने कोई गद्दारी करी? मुगल आए, मुगलों को बुलाया मुसलमानों ने, इब्राहिम लोदी ने बुलाया। मुगलों से पहले इब्राहिम लोदी था, तुर्क थे, सैयद थे, गुलाम थे, खिलजी थे। ये क्यों है? लोदियों से तो जंग लड़ी थी बाबर ने आके। हाँ, तो बाबर ने क्यों बुलाते? बाबर ने जंग लड़ी तो जब इब्राहिम लोदी कमजोर हो गया या उसके जो राज्य के लोग भाग थे, उसके दरबार के लोग भाग थे, उन्हें उसका व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा था। उसके भतीजे दौलत खान लोदी ने आमंत्रित किया और तब वो आया। अच्छा, और अब एक दलित सांसद के घर करनी सेना बुलडोजर लेकर के पहुंच गई, इसे कैसा देखते हैं आप? इसे देखते हैं कि जब इतनी बड़ी सभा में, इतनी बड़ी पार्लियामेंट में, जहाँ देश के कानून बनते हो, जहाँ एक से एक विद्वान आदमी बैठे हो, वो जब चाहे जो कानून बना दे, जब चाहे अपनी तनख्वाहें बढ़ा लें, जब चाहे अपना इंक्रीमेंट लगा लें, वहां इस शब्द का विरोध करने वाला एक भी आदमी नहीं था। तो फिर कहाँ जाएंगे लोग बाग? तो कानून अपने हाथ में लेगी करनी सेना। तो उस टाइम पे जब कानून अपना काम नहीं कर रहा था, उसकी जुबान को तभी पकड़ लिया गया होता, उसकी जुबान को पकड़ के बाहर खींच लिया गया होता। वो क्यों नहीं किया? उत्तर प्रदेश में तो जो सरकार के मुखिया हैं वो ठाकुर समाज से आते हैं। ठाकुर एक संत ठाकुर हुआ गए, वो तो संत हैं सर्व समाज के। आज अगर क्राइम कंट्रोल हो के और मुस्तफा सही सलामत लाखों रुपए लेकर रात के 12 बजे भी सड़क पे वो निकल रहा, तो उसने राजपूतों के लिए किया है। अगर बिजली के बिल माफ हो रहे, रामजी लाल सुमन ने अगर कोई नहीं, मैं पहले तो ये बताऊं कि यूपी में ठाकुरों की सरकार है, कोई गलत बात बोली है तो उन पर कार्रवाई कानूनी होनी चाहिए ना। अरे तो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग क्या कर रहे थे? धिक्कार है उस जवानी को जो अपने बड़ों के अपमान को सहन कर रही हो, जिसके बड़ों का इस प्रकार से एक बेहुदा आदमी, जिस आदमी को इतिहास की जानकारी नहीं है, वो गाली दे रहा हो, उसे देशद्रोही कह रहा हो, उसे गद्दार कह रहा हो, और उसके वंशज चुपचाप बैठ जा। तो करनी सेना का आप समर्थन करते हैं उनकी इस कार्रवाई? मैं करनी सेना का नहीं, हर आदमी का समर्थन करूं। जो अपने बड़ों का सम्मान करता होगा उसका सम्मान करूंगा। जो बड़ों के अपमान को सहन कर रहा होगा, उससे बड़ा जलील कोई हो नहीं सकता। उनके घर में तोड़ फोड़ करना, बुलडोजर लेके पहुंचना, गाड़ियां तोड़ना, तो कौन सा गुनाह कर दिया? उससे पहले उसने उनके बड़ों के बारे में क्यों बोल दिया ऐसे? उसके लिए कानून यार, कानून है तो ये जरूरी है कि बोल लोगे और बोल के फिर ये कहोगे कि गलती होगी, मैं क्षमा चाह रहा, ऐसे शब्द क्यों बोलते हो?
जरूरी है इस प्रकार के शब्द बोलोगे? तो उन पर कार्रवाई ना करना, तो ये भारतीय जनता पार्टी और जो रूलिंग पार्टी है अभी इसमें रूलिंग पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का मतलब क्या हो गया? भारतीय जनता पार्टी ने कहा था क्या उसे तू ऐसा कर? बल्कि मैं तो अखिलेश यादव को कहूंगा। सुनिए मुस्तफा भाई, एक बात सुनो आप। पिछले दिनों एक विवाद शुरू हुआ था यहाँ, वो हुआ था राजा मीर भोज पे। जी और मीर भोज पे कोई गाली नहीं दी थी मीर भोज को किसी ने। मीर भोज मात्र दो जातियां आपस में इस बात को लेकर लड़ रही थी कि मीर भोज मेरा है। गुज्जर कहते मीर भोज मेरा पूर्वज है, राजपूत कहते मीर भोज मेरा पूर्वज है। इस बात को लेकर बीजेपी चुप रही, साइलेंट रही। और उस साइलेंट का परिणाम ये हुआ कि करीब 38 या 40 सीट पार्लियामेंट की भाजपा को गंवानी पड़ी। पूर्ण रूप से सरकार नहीं बन पाई। सरकार आज बैसाखियों पे है। और ये तो बात तब हुई, और आज उनके एक बिरादरी के, एक जाति के, सभी सर्व समाज के लोगों के एक महापुरुष को इस प्रकार की गालियां दी जा रही हो तो अखिलेश यादव का क्या हाल होगा? जो राजपूत समाज बीजेपी से खिसक के अखिलेश की तरफ गया था, जगह जगह समाजवादी पार्टी के नेता चुने गए, इनके एमपी चुने गए, वो आज कहाँ जाएंगे? तो फिर बीजेपी पर जाएगा ठाकुर समाज। बीजेपी पर जाए, चाहे कहीं भी जाए, चाहे वोट दें या ना दें, नोटा पर दें, ये तो अलग बात है, अलग विषय है। लेकिन बात तो ये है कि जो हम एक ये देख रहे थे कि अखिलेश यादव ठीक ठाक बोल लगा, चलो एक पागल आदमी गलत बोल गया तो उनका नेता भी ऐसे बोल लगा। अखिलेश यादव को अपने दलित सांसद के साथ, अरे भाई दलित सांसद के साथ है वो। ये सर्टिफिकेट किसने दिया उसे कि आप महापुरुषों को गद्दार कहोगे? ये सर्टिफिकेट कहां से मिला उसे? हम ये सर्टिफिकेट वापिस लेंगे, हम अपने बड़ों को गद्दार कहने नहीं देंगे। तो रामजी लाल सुमन ने तो कह दिया कि मैं माफी इस जन्म में तो नहीं मांगूंगा। तो मत मांगे, तो परिणाम झेलना पड़ेगा। परिणाम सपा को झेलना पड़ेगा, रामजी लाल को भी झेलना पड़ेगा, सपा को भी झेलना पड़ेगा, जो उसका समर्थन कर रहे हैं उन सबको झेलना पड़ेगा। अमितेंद्र सिंह सर। कहाँ से? अयोध्या से। आप भी राजपूत समाज से ही हैं? जी हाँ बिल्कुल। तो जो ये राजपूत समाज राणा सांगा को लेकर रामजी लाल सुमन ने जो बातें कही, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप राज्यसभा या जैसे कि जिम्मेदार पद पे हैं, अगर आपको हिस्ट्री पूरी नहीं पता तो इस तरह के विवादास्पद बयान देने से आज का युवा भ्रमित हो सकता है। देखिए हर किसी के अपने अपने फॉलोअर होते हैं, लेकिन फॉलोअर का मतलब ये नहीं होता कि आप ऐसा कोई विवादित बयान दे दीजिए जिससे कि आपके लोग मिसगाइड हो जाएं। क्योंकि इतिहास से जुड़े हुए बयान को बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। इतिहास से जुड़ी हुई हर एक मतलब कोई भी पंक्ति, कुछ भी स्टेटमेंट आप दे रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके देना चाहिए। इससे समाज भ्रमित होता है, और भ्रमित होकर के समाज कभी भी अच्छी निर्णय नहीं ले सकता, अच्छी मतलब सॉल्यूशंस नहीं निकाल सकता। केवल झगड़े होंगे, विवाद होगा, इससे कोई सेंस नहीं निकलता है। और जो करणी सेना ने रामजी लाल सुमन के घर पर धावा बोला, जेसीबी लेकर और पथराव किया, गाड़ियां तोड़ी, गेट तोड़ा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए सर, अपने पूर्वजों का सम्मान करने का अधिकार हर किसी जात, बिरादरी, हर किसी कौम का अपना अधिकार बनता है। अगर आप अपने पूर्वजों के, अपने माँ बाप के, अपने परदादा की मतलब कहते हैं ना सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, सरकार की जिम्मेदारी सब कुछ थोड़ी बनती है। आपके घर में अटैक हो रहा होगा, आपके पिता को आपके सामने, सरकारें और कानून किस लिए है फिर? सर बिल्कुल हैं, इसलिए है जब वो अपना काम नहीं करेंगी तो लोगों को कहीं ना कहीं दबाव तो बनाना पड़ेगा ना, बात तो रखनी पड़ेगी ना। तो फिर आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है? नहीं, मैं ऐसा आरोप नहीं लगा रहा हूँ। सरकार ने अपना काम किया, मुकदमा किया, ठीक है, लेकिन वो बात की नहीं की, लोगों तक नहीं पहुंचा, वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंची, तो जो नहीं पहुंची उन लोगों ने अपने तरीके से विरोध को जाहिर किया।